गाइस, सो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लुओ ली ने उन सारे ही ओवरलोड के ट्रायल को पास कर लिया होता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश था एंड उसे एक टोकन भी मिल गया था जो कि उसके फादर के द्वारा छोड़ा गया था। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं लुओ ली को, जिसके हाथ में वही टोकन था और वो सभी लोगों के सामने उस टोकन को शो करते हुए कहता है कि ये देख लो, मेरे पास में ये टोकन आ चुका है जो कि ओवरलोड के ट्रायल का था। इसका मतलब ये है कि मैं जीत चुका हूँ इस ओवरलोड के ट्रायल को एंड मेरे फादर की पोजीशन भी मेरी हुई। ये सुनते ही वहाँ पे मौजूद सोल्जर्स काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं एंड उसके बाद फिर लुओ ली रोंग यान एंड साथ साथ शुए को भी देखने लग गया था, जो दोनों भी काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। जिसके बाद लुओ ली बात मारते हुए कहता है कि लॉर्ड शियांगलोंग, क्या आप इस चीज को एक बार फिर से वेरीफाई करवाना चाहेंगे, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं कि आपको इस बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा कि मैंने इस ट्रायल को पास किया है। तभी वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मुझे शक तो हो रहा है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुमने अभी फिलहाल अपने हेवनली हार्ट स्टेट को ही अचीव किया है एंड तुम्हारी कल्टीवेशन भला इतनी ज्यादा अच्छी कैसे हो सकती है कि तुमने इतने खतरनाक ओवरलोड के ट्रायल को पास कर लिया। कितनी ज्यादा शर्म की बात है कि मुझे अभी तक बिलीव नहीं हो पा रहा। तभी रोंगयान को देखते हैं जो कि तुरंत ही आगे बढ़ गई थी और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है लॉर्ड शुआंगलोंग के ऊपर। तभी वो सारे लोगों से कह देती है कि तुम सारे ही मेरी बात को ध्यान से सुन लो कि लॉर्ड नानली की पोजीशन मिल चुकी है उन्हीं के बेटे लॉर्ड लुओ ली को, तो आज से यही आपका नया लॉर्ड होगा। जिसके बाद वो काफी ज्यादा खुश हो रही थी और उसका हाथ उठाते हुए कहती है कि इसने काफी अच्छे से क्वालिफाइड किया है इस सारे ही ट्रायल को, और मुझे बताते हुए बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि हमारा लुओ ली कितना ज्यादा काबिल है। लेकिन तभी हम देखते हैं लॉर्ड शुआंगलोंग को, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में खड़े थे। जिसके बाद वहाँ पे वो पर्सन वो आ जाता है जो कि तुरंत ही उनके पैरों में गिर गया था और कहता है कि प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए, नहीं तो आपके बेटे मेरी जान ले लेंगे। लेकिन लॉर्ड शुआंगलोंग उसको किक मार के दूर फेंक देते हैं। फिलहाल ये काफी सारे ट्रैप इन लोगों ने मिलकर बिछाया था ताकि कैसे तो करके ये लोग लुओ ली को उसकी पोजीशन मिलने से रोक सकें। लेकिन तभी फिलहाल लुओ ली की नजर पड़ जाती है उस लड़के के ऊपर। तभी वो बंदा गिड़गिड़ाते हुए लुओ ली के पास आ जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी गलती हो चुकी है क्योंकि मैंने लॉर्ड नानली के मेंशन के अंदर से काफी सारी चीजों को चुराया। लेकिन हाँ, वो ब्लड ओथ वो तो वाकई में रियल थी, मैंने उसके साथ में कोई भी छेड़खानी नहीं की है। मेरे ऊपर प्लीज भरोसा करिए और मुझे बचा लीजिए, नहीं तो लॉर्ड शुआंगलोंग मुझे मार डालेंगे। लेकिन तभी यहाँ पे लुओ ली कहता है कि अब ये तुम्हारा कुछ भी करे, क्योंकि जो इंसान मेरे घर के अंदर से सामान चोरी कर सकता है और मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश के अंदर भी साथ दे सकता है, उसके ऊपर भला मैं कैसे ट्रस्ट कर सकता हूँ। जिसके बाद वो पर्सन कह रहा होता है कि प्लीज मेरी जान बचा लीजिए, नहीं तो ये मुझे सच में मार डालेंगे, आप मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं। जिसके बाद चोंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था और वो कैसे भी करके बस उस पर्सन को मारना चाहता था। तभी उसको लेके जाने के लिए वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है, लेकिन फिलहाल वो बंदा काफी ज्यादा गिड़गिड़ा रहा था। तो फिर लुओ ली उस बंदे से कहता है कि ठीक है, इसे ले जाके प्रिजन के अंदर बंद कर दो, लेकिन अब इसकी गलती के लिए हम इसे मार तो नहीं सकते ना, ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। जिसके बाद वो पर्सन कह रहा होता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद वो लोग उसे उठा के वहां से ले जाते हैं। फिलहाल यहाँ पे रोंगयान को देखते हैं जो कि सभी के सामने ये अनाउंस कर देती है कि जैसे कि आप सारे ही लोगों ने देखा कि हमारे किंगडम के लोग के हिसाब से लुओ ली ने काफी अच्छा परफॉर्म किया एंड मुझे लगता है कि अब आप सभी लोग भी जान चुके होंगे कि बीशुई किंगडम के अंदर लुओ ली ही वो पर्सन है जो कि अपने फादर की पोजीशन को अच्छे से ले पाएगा एंड उसे संभाल भी सकता है। ये सुनते ही यहाँ पे सेकंड लॉर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन बेचारे कर भी कह सकते थे, इसलिए तुरंत ही हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है एंड मैं इस फैसले से बिल्कुल ही सेटिस्फाइड हूँ। और फिर तुरंत ही अपने बेटे के साथ वहां से निकल जाते हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि यहाँ पे लुओ ली तुरंत ही आ जाता है रोंगयान के पास में एंड फिलहाल ये दोनों एक दूसरे को देख के काफी ज्यादा खुश थे। फिलहाल तो लुओ ली को शर्म आने लग जाती है, तो फिर शुए उसे कहती है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया, मैं तो काफी ज्यादा प्राउड हुई तुम्हारे इस काम को देख के। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लुओ ली तुरंत ही आगे बढ़ता है, सभी को अपने उसी टोकन को दिखाने लग गया था और कहता है कि मैंने सभी के सामने इसको हासिल किया है, तो उम्मीद है आप सारे मुझे अब से अपना यंग लॉर्ड एक्सेप्ट कर लेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जाके दोनों ही आपस में बातें करने लग गए थे। तो शुए कहती है कि वाकई में मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हो रही हूँ, चलो पार्टी करते हैं। ये सीन यहीं पे कट हो जाता है एंड हम देखते हैं फिलहाल लुओ ली को, जो कि फिलहाल यहाँ पे बैठा हुआ था और कह रहा होता है कि रोंगयान, तुम्हारी वजह से ही मैं आज इस सबको करने में कामयाब हो पाया हूँ, नहीं तो मुझे नहीं लगता था कि मैं ऐसा कर भी सकता हूँ। शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मुझे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया और सभी के सामने मेरे साथ तुम खड़ी रही एंड ये चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी तुम्हारे अंदर। तभी रोंगयान कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि तुमने जो भी कुछ भी हासिल किया वो सब कुछ तुम्हारे हार्डवर्क का नतीजा है एंड तुमने इस मेंशन के अंदर आके काफी ज्यादा अच्छा काम किया एंड अब तुम यहीं पे रहोगे। लेकिन तभी
यहाँ पे लुओली कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा एंड मुझे भी काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे काफ़ी सारे प्राइजेस मिले लेकिन मुझे ये पर्ल भी मिली है, इसका पर्पस क्या है मुझे समझ नहीं आता। तभी रोंगयान कहती है कि श्वेत तुम्हें इस बारे में पता होगा। श्वेत तुरंत ही उस पर्ल को ले लेती है और काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए कहती है कि अरे अरे ये तो पर्ल ऑफ ट्रेंड है। ये सुनते ये दोनों हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि पर्ल ऑफ ट्रेंड ये क्या होता है। तभी वहाँ पे वो बताने लग जाती है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि लॉर्ड नालनीर ने अपनी डेथ से पहले अपनी कल्टीवेशन के सारे ही मेथड और टेक्निक्स को इसके अंदर समा दिया था, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्ल है तुम्हारे लिए। लुओली हैरान हो जाता है और फिलहाल तो वो अपनी इमेजिनेशन के अंदर ही चला गया था। तभी रोंगयान कहती है कि क्या तुम सही कह रही हो, क्या ये उसी तरीके का पर्ल है जो कि फिलहाल माउंटेन को, रिवर्स को और सन, मून एंड सारे स्टार्स को अपने अंदर एब्जॉर्व करके रख लेता है और जब कल्टीवेशन के वक्त हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है तो फिर हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसका यूज़ करके हम अपनी मेंटल एबिलिटीज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अपनी कल्टीवेशन को कर सकते हैं। तभी श्वेत वापस से वो पर्ल दिखाती है और कहती है कि हाँ ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। जिसके बाद लुओली कहता है कि अच्छा लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा। रोंगयान हंसने लग जाती है और कहती है कि लुओली मुझे लगता है कि तुम अभी भी बड़े नहीं हुए, भला देखो तो सही किस तरीके की बातें कर रहे हो। तुमने आज ही ओवरलोड के ट्रायल को जीता है और उसके बावजूद तुम इस तरीके की बातें कैसे कर सकते हो, मुझे तो हंसी आती है। तभी लुओली वहाँ पे कहता है कि अरे आप किस तरीके की बातें कर रही हैं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। तभी रोंगयान कहती है कि अच्छा क्या कह रहे थे तुम। जिसके बाद लुओली काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है और तुरंत ही एक स्वीट को उठाते हुए कहता है कि अरे मैं तो बस ये कह रहा था कि जो पेस्ट्री है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और फिर वो उसको तुरंत ही खाने लग गया था। जिसके बाद यहाँ पे वो दोनों ही हंसने लग जाती हैं एंड यहाँ पे रोंगयान कहती है कि अगर तुम्हें पेस्ट्री इतनी ज़्यादा पसंद आई तो फिर ठीक है, अगली बार जब तुम आओगे तो फिर तुम्हारे लिए मैं और बना दूंगी किसी अलग फ्लेवर के साथ में भी। ये सुनते ही लुओली कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल मुझे बना देना। जिसके बाद वो कहता है कि रोंगयान मैंने यहाँ पे एक कहानी सुनी, एक काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके की कहानी, क्या तुम्हें स्टोरी सुनना पसंद है। तभी रोंगयान थोड़ी देर के लिए पोज लेती है और कहती है कि स्टोरी सुनना हाँ मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो स्टोरी अगर इंटरेस्टिंग हो तभी मैं उसको सुनना कंटिन्यू करती हूँ, नहीं तो मुझे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनते यहाँ पे लुओली कहता है कि अच्छा तो फिर मैंने एक स्टोरी सुनी, पता है क्या, काफ़ी वक्त पहले यहाँ पे दो स्कॉलर्स हुआ करते थे जिनके अलग अलग तरीके से स्टडीज़ हुआ करती थी। एक माउंटेन में रहा करता था तो एक कहीं और, लेकिन उन लोगों के मिलने का वक्त जब आया तो फिर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गए। और ऐसे ही करते करते लुओली पूरी स्टोरी बताने लग जाता है और इस स्टोरी को सुन के रोंगयान के चेहरे के एक्सप्रेशन से तो ये लग रहा था कि जैसे कि स्टोरी रोंगयान की खुद की ही हो। श्वेत भी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और वो अपना हेड नीचे को करके बैठी हुई थी एंड उसने कप को भी काफ़ी ज़्यादा टाइटली पकड़ा होता है। फिलहाल तो लुओली को देखते हैं जो कि स्टोरी को अभी भी कंटिन्यूसली बताया जा रहा था एंड यहाँ पे रोंगयान कहीं और ही खो चुकी होती है। वो बहुत ही ज़्यादा उदास थी और कहती है कि वाकई में इस सोसाइटी की वजह से कितना ज़्यादा बुरा हुआ उनके साथ में, अगर वो दोनों एक साथ रह लेते तो फिर क्या ही चला जाता लोगों का। लेकिन कोई बात नहीं, वक्त के साथ वो भी खत्म हो गए, बटरफ्लाइज बन के इस हवा के अंदर उड़ने लगे और अब देखो ज़रा सब कुछ ठीक है। लेकिन लुओली कहता है कि लेकिन सोसाइटी के अंदर जो लोग होते हैं उन्हीं की वजह से इस तरीके की चीज़ें होती हैं और हमें सोसाइटी के अंदर से इस तरीके की चीज़ों को रिमूव करना चाहिए। तभी रोंगयान कहती है कि तुम सारी चीज़ें छोड़ के आखिर इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हो आज। तभी श्वेत उसको कहती है कि मुझे लगता है कि रोंगयान तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे काफ़ी सारे वर्क पेंडिंग पड़े हैं। यहाँ पे रोंगयान भी बहाना मारने लग गई थी और कह दी कि तुमने बिल्कुल सही कहा, गवर्नमेंट के काफ़ी सारे अफेयर्स पड़े हुए हैं एंड मुझे उन सारी चीज़ों के साथ में डील भी करना होगा। जिसके बाद वो उठ के खड़ी हो जाती है। तभी यहाँ पे लुओली भी कहता है कि ठीक है चलो फिर मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ के आता हूँ। जिसके बाद फिलहाल लुओली तो उसको छोड़ के चला गया था। लेकिन तभी श्वेत कहती है कि रोंगयान तुम्हें क्या लगता है कि लुओली कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है और आखिर अब हमें क्या करना चाहिए आगे। तभी वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे लगता है कि हमें फ्लो के साथ ही जाना चाहिए। सीन कट होता है एंड हम देखते हैं लॉर्ड श्वांगलोंग को जो कि फिलहाल अपने बेटे चोंग के साथ में बैठे हुए थे। तभी मेड ड्रिंक सर्व कर रही होती है लेकिन फिलहाल वो गर्म गर्म टी गिर जाती है चोंग के ऊपर, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा भड़कने लग जाता है। मेड तुरंत ही माफ़ी मांगती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो लॉर्ड कहते हैं कि हाँ ठीक है निकलो यहाँ से। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी टी को उठा के लेके चली गई थी एंड यहाँ पे चोंग कहता है कि फादर आपको क्या लगता है कि आखिर इस सिटी के अंदर होने क्या जा रहा है, मैं तो अभी तक कुछ भी नहीं समझ पा रहा। तभी वो ड्रिंक उठाने लग गए थे और कहते हैं कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर लुओली इस सिटी का
लोड बन भी गया तब भी रोंगयान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि गलती तो सारी हमारी ही है, क्योंकि उसने हमसे छिपके अपनी मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस किया, लेकिन उसके बावजूद भी हम आज तक पता नहीं लगा पाए। ज़रा मुझे बताओ चोंग कि तुम किस तरीके से प्रैक्टिस करते हो चीज़ों को कि तुम्हें अपने एनिमी के बारे में इतना ख्याल तक नहीं आया कि आखिर वो कैसे करता है और क्या करता है। जिसके बाद वो टी को पे के तुरंत ही वहाँ पर रख देते हैं और कहते हैं कि अब बस मुझे अपने नेक्स्ट मूव के बारे में सोचना है, क्योंकि अब हमारे पास में यह आखिरी पैतरा ही हो सकता है। तभी चोंग उनकी तरफ को देखने लग गया था और वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता। सीन कट होता है एंड हम देखते हैं लुओली को, जो कि एक काफी ज्यादा बर्फीले से पहाड़ के अंदर आके फंस चुका होता है और वो कहता है कि आखिर क्या जगह है एंड मैं कुछ भी क्यों नहीं देख पा रहा। फिलहाल हम देखते हैं लुओली को, जो कि बैठा हुआ था और कल्टीवेशन कर रहा होता है। वो फिलहाल उसी पर्ल का इस्तेमाल कर रहा था जो कि उसके फादर ने उसके लिए छोड़ी होती है एंड उसी पर्ल का यूज करते हुए वो उस जगह पे भी चला गया था जहाँ पे हर तरफ आइस ही आइस थी। जिसके बाद हम देखते हैं माउंटेन के अंदर लुओली को, जिससे आगे भी नहीं बढ़ा जा रहा होता, बट उसे अपनी कल्टीवेशन तो करनी ही थी, जिसकी वजह से कैसे तो करके वो आगे बढ़ता जा रहा होता है। थोड़े ही स्टेप्स आगे लेने के बाद लुओली नीचे को गिर गया था और कहता है कि आखिर ये पर्ल कितने बुरे तरीके से मेरा एग्जाम ले रही है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने इसके साथ में जबरदस्ती कर दी, या फिर ये सब कुछ मेरे फादर का ही किया धरा है एंड ये पर्ल मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है। जिसके बाद वो नोटिस करता है कि एक माउंटेन के ऊपर से थोड़ी बहुत रोशनी दिख रही है, जिसे देखते ही लुओली कहता है कि अब तो मुझे आगे बढ़ना ही होगा, शायद से वहाँ पर पहुँचने पे मेरी ये कल्टीवेशन पूरी हो जाए और हो सकता है कि मैं काफ़ी अच्छे से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा भी पाऊँ। वो ये कहते हुए आगे बढ़ने लग जाता है उसी रोशनी की तरफ को। सीन कट होता है और वापस से देखते हैं चोंग को, जो कि फिलहाल बैठा हुआ था और कह रहा होता है कि फादर आखिर आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं एंड रोंगयान ऐसा करेगी भी क्यों। मुझे तो नहीं लगता कि रोंगयान के दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा होगा। तभी वो कहते हैं कि तुम इन सारी चीज़ों को अभी नहीं समझते, क्योंकि ये सब कुछ पॉलिटिक्स है। ज़रा मुझे खुद बताओ कि जब लॉर्ड नानली मरा तो फिर उसने अपनी पोजीशन दे दी थी रोंगयान को, लेकिन अब जब लुओली उसकी जगह पे आ चुका है तो फिर रोंगयान का यहाँ पे मोटिव ही क्या रह जाएगा और उसकी क्या ही पोजीशन बचेगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर एक बार हम कैसे भी करके उसको भड़का दें तो हमारा काफ़ी ज़्यादा फायदा निकल सकता है, क्योंकि अगर एक बार रोंगयान के दिल में डर बैठ जाएगा इस बात का कि अगर लुओली ने अपनी पोजीशन को हासिल कर लिया तो फिर वो किसी भी काम की नहीं रहेगी, तो फिर इस वजह से हमारा फ़ायदा होगा और हो सकता है कि हम लोग इसी बीच अपना काम भी कर सकें। ये बात सुनते ही चोंग उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये बात आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से इन सारी चीज़ों को मानेगी, क्योंकि काफ़ी वक्त से ये सारे ही लोग आपस में साथ हैं। तभी उसके फादर ड्रिंक करने लग जाते हैं एंड यहाँ पे चोंग कहता है कि बताइए क्या सोचा है आपने इस बारे में कि आखिर कैसे उन लोगों को हम लोग मनाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ खास वक्त है नहीं फादर। एंड जहाँ तक मुझे लगता है कि रोंगयान कभी भी नहीं मानेगी इन सारी ही चीज़ों के लिए, क्योंकि वो वाकई में उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन अगर फादर आप मुझे अलाउ करें तो फिर मैं आपको बताना चाहूँगा उस बंदे के बारे में जिसकी एक बार मैंने जान बचाई थी और उसका नाम गाओ च्वांग है। फिलहाल ये सीन कट हो जाता है एंड हम वापस से देखते हैं लुओली को, जो कि अब फिलहाल कल्टीवेशन कर रहा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में माउंटेन के अंदर भाग रहा था। भागते भागते वो उस चोटी के ऊपर ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाला था एंड वहाँ पे आके वो एक पत्थर को भी पकड़ लेता है। लुओली को अब काफ़ी ज़्यादा करीब दिख रही थी वो रोशनी, इस वजह से वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चट्टान सीधी थी एंड लुओली के लिए इसमें चढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हो रहा था। ऊपर से लगातार थंडर भी गिरे जा रही होती हैं, जिसकी वजह से लुओली के रास्ते में और भी काफ़ी सारी परेशानियां आ रही थी। लगातार स्नो, थंडर एंड बारिश सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन लुओली हार मानने को रेडी ही नहीं था। वो कैसे तो करके आगे बढ़ता जाता है और फाइनली अब उसे रोशनी दिखने लग गई थी, जहाँ पे सब कुछ काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लग रहा होता है। लुओली खुश होता है और कहता है कि फाइनली मैंने आधा रास्ता तय कर लिया है और अब मुझे लगता है कि मैं बहुत ही जल्दी आगे भी पहुंच जाऊंगा एंड इस रोशनी तक पहुंचने ही वाला हूं। लेकिन वो जैसे जैसे करके कदमों को आगे बढ़ाता है, रास्ता एक बार फिर से खतरनाक होता जा रहा था। वापस से रोशनी खत्म हो जाती है और एक बार फिर से थंडर लाइटनिंग गिरने लग गई थी आसपास। अब लुओली को लगता है कि उसका बैलेंस खराब हो रहा है, तो इस वजह से वो कहता है कि मुझे थोड़ी देर यहीं पे रुकना चाहिए। जब तक कि ये थंडर नहीं रुक रही, कम से कम तब तक तो रुकना ही होगा। लेकिन वो नोटिस करता है कि मौसम थोड़ा खराब हो रहा है। वो थोड़ा साइड में अपने आप को बैलेंस करने के लिए एक और पत्थर को पकड़ रहा था और उसका सहारा लेते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, बट अनफॉर्चुनेटली लुओली का दूसरा हाथ छूट जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में बस एक ही स्टोन रह गया था और अब वो पूरे तरीके से गिरने जा रहा होता है। साइड में एक रूट भी थी। लुओली को थोड़ी होप नजर आती है और जैसे ही वो अपना हाथ बढ़ाता है, लुओली बुरे तरीके से नीचे गिर गया था।
अब लुओली खुद को संभालने की हर एक जायज कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इस सब का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था क्योंकि खाई अब काफी ज्यादा गहरी थी और लुओली के बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको अच्छा लगा होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप लोगों को बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।